अब इंडिया के जो मौलाना हैं वो आपस में असदुद्दीन ओवैसी पर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग क्या उनके पक्ष में पोलराइज हो रहे हैं, कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स का इनकार कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है, हम इस पूरे वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या रीजन है जो इस तरीके की डिवाइड बनती हुई नजर आ रही है मुस्लिम उलेमा के बीच में, मौलानाओं के बीच में, तंजीमों के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें मौलाना महमूद मदनी साहब जो कि जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को गलत माना। उन्होंने कहा कि ये वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं, बांटने वाली राजनीति करते हैं, हम उनकी पॉलिटिक्स को नहीं पसंद करते हैं, साथ ही साथ उनकी आइडियोलॉजी को भी नहीं पसंद करते हैं। ठीक इसी तरीके के स्टेटमेंट मिलता जुलता उनकी हिमायत में मौलाना तौकीर रजा साहब की तरफ से भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या भारत का मुसलमान एक ऐसी कोई सियासी तंजीम के तौर पर उभर सकता है जो पूरे देश में राजनीतिक बदलाव की वजह बन सके? और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनकी राजनीति डेफिनेटली जो है फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। यह बात मौलाना तौकीर रजा ने कही है। ठीक इसके अगर अगेंस्ट हम देखें तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि नहीं, इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक इसी तरीके की बात अजमेर शरीफ से सरवर चिश्ती साहब लगातार सपोर्ट करते रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को कि उनको मुसलमानों को लीडर मान लेना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद के जो प्रमुख हैं, रेक्टर हैं मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब, उन्होंने भी अपने को डिसएसोसिएट किया है मौलाना महमूद मदनी साहब के स्टेटमेंट के साथ और यह कहा है कि हम इनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो क्या मौलाना सलमान नदवी साहब, उन्होंने भी जो है बहुत मुखालफत करी है मौलाना महमूद मदनी साहब की। तो क्या इंडिया का जो मुसलमान है वो दो ग्रुप में बट गया है? एक मुसलमानों के मौलानाओं का ग्रुप फेवर कर रहा है और मसलक से ऊपर उठ करके, अगर आप देखें मौलाना महमूद मदनी देवबंदी मसलक से आते हैं, मौलाना तौकीर रजा खां बरेलवी मसलक से आते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इशू पर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखें मौलाना सज्जाद नुमानी, मौलाना सलमान नदवी, इसी तरह से सरवर चिश्ती जो कि अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन है, उनको अगर देखें तो वो असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे इंडिया के जो उलेमा हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में उभरते हुए आ रहे हैं और उन्हें मुसलमानों का एक अच्छा रहनुमा मानते हैं कि वो उनकी पॉलिटिक्स मुसलमानों के इशूज को उठा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से उठा रही है। वो संविधान की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, वो वंचितों की बात भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मुसलमानों के इशूज की बात भी करते हैं और इसलिए हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो उनका अपोज जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी साहब ने किया उस तरह से नहीं करना चाहिए। अब ये जो दो डिवाइड दिखता है इसको समझने की जरूरत है। सरवर चिश्ती साहब किसी भी तंजीम से नहीं जुड़े हुए हैं, वो कोई सियासी तंजीम के आदमी नहीं है, वो एक दरगाह के सज्जादा नशीन है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब खानखा से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, लेकिन वो सियासी रुझान उस तरीके का नहीं रखते हैं जिस तरीके का सियासी रुझान मौलाना महमूद मदनी साहब या जो है मौलाना तौकीर रजा साहब रखते हैं। क्योंकि अगर मौलाना तौकीर रजा साहब इत्तेहाद मिल्लत जैसी एक सियासी तंजीम पर चलाते भी हैं, उस पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मुखालफत कैसे कर सकते हैं? ये एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है जिसका सवाल तो मौलाना तौकीर साहब को खुद ही देना चाहिए। अगर उनकी सियासत सेकुलर हो सकती है, देश को फायदा पहुंचाने वाली हो सकती है, मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वाली हो सकती है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स कैसे गलत हो सकती है? ये वो सवाल है जो कौम जानना चाहती है, मुसलमान जानना चाहते हैं और इस देश का हर नागरिक जो राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, वो ये जानना चाहता है। और अगर हम मौलाना महमूद मदनी साहब की बात करें तो उनका तो बैकग्राउंड ही सियासी रहा है। जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से वो राज्यसभा में भेजे भी गए हैं और उनका एक सियासी रुझान भी रहा है। अलग अलग पार्टियों के फेवर में वो कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेटमेंट भी देते रहे, साथ पे खड़े होते रहे। आज उनकी आइडियोलॉजी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई पड़ती है। मैंने ऐसा एक वीडियो में उस पर लेकर के आया था कि वो सभी की बात करते हैं कि हम सबकी कुछ अच्छी बातों को मानते हैं और जो बातें गलत हैं उसको अपोज करते हैं। तो अभी उनकी कोई आइडियोलॉजी इस तरीके की नहीं है जो बहुत ज्यादा कहीं स्टैंड करती हो, स्टांस क्लियर हो कि साहब हमारा ये रुझान है और हम इस तरीके की राजनीति को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब ये चीज समझने की है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या वाकई में बांटने की राजनीति करते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी की वजह से बीजेपी की राजनीति को फायदा पहुंचता है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जिताया है? क्या इस तरीके की बात कहना जायज होगा? क्योंकि बीजेपी का अगर आप राइज देखें और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का राइज देखें तो दोनों में बहुत फर्क नजर आता है। असदुद्दीन ओवैसी का आप अगर राइज देखेंगे तो
5-6 के बाद ज्यादा MIM को आप उभरता हुआ देखेंगे। खास करके पिछले 10 सालों में उनका राइज ज्यादा तेजी से हुआ है, उनकी पार्टी का विस्तार ज्यादा हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी जो है 89 से ही अगर आप देखें तो लगातार राइज करती जा रही है। और जो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी वहीं से बीजेपी का जो उभार शुरू हुआ, तो लगातार बीजेपी का विस्तार पूरे देश में हुआ है। तो आप बीजेपी के विस्तार के लिए असदुद्दीन ओवैसी या उनकी सियासत या उनकी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, ये एक फैक्ट है, इसको हमें मानना पड़ेगा। हाँ, हमें उनकी राजनीति से कुछ सवाल हो सकते हैं कि वो देश में हर जगह चुनाव लड़ते हैं, हर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसका फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर बात की जा सकती है। वो क्यों नहीं ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिक्स करते हैं, क्यों नहीं वो नगर निगम के चुनावों में ज्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं ताकि लीडरशिप नीचे से ग्रो होकर के आए। वो सारे सवाल हैं जो किसी और वीडियो में डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुसलमानों के इश्यूज को उठा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब से पब्लिक आमतौर पर ये बात मानती है कि वो उतना मजबूती के साथ मुस्लिम पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि जमीयत उलमा हिंद कई बार मुकदमे लड़ने में आगे रहती है, कई महत्वपूर्ण, खास करके भी बुलडोजर के मुद्दे पे देखा जाए तो जमीयत ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। कई बार जो लोग बेगुनाह पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनके मुकदमे की लड़ाई लड़ने में भी जो है जमीयत का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जमीयत का काम सिर्फ इतना हो, इस तरीके का हो, ये सवाल पब्लिक को समझ में नहीं आता। जमीयत मुसलमानों के लिए क्या कर रही है, मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, मुसलमानों के पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए, क्या किस तरीके से उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो संविधान ने दिया है, कैसे देश का मुसलमान देश के विकास में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, विकास में भागीदारी कर सकता है, उस पर जमीयत का कोई नजरिया साफ क्लियर नजर नहीं आता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो उनके पास एक एजेंडा है, एक विजन है, देश के लिए है, वो देशभक्त हैं और साथ ही साथ वो देश के हर उस नागरिक के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जो कमजोर है, जो वंचित है, जिसके साथ जुल्म हुआ है। तो इसलिए उनकी पॉलिटिक्स लोगों को अपील कर रही है। और कई बार अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर भी उनके फॉलोअर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। तरीके से अगर आप देखें तो असदुद्दीन की जो पॉलिटिक्स है उसके फॉलोअर अब जो है मुसलमानों से बाहर भी निकल करके उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप देखें आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर, जो कि इस बार बिजनौर से सांसद चुने गए, वो उनके साथ उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस तरीके की बात राजनीतिक गलियारों में की जा रही है। इसी तरीके से अपना दल कमेरावादी जो है उनके साथ उनका अलायंस होने की बात की जाती रही है। उन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भी इस तरीके का एक गठबंधन बनाने की कोशिश की, इलेक्शन लड़ा। वो सारी चीजें दिखा रही हैं कि उनकी स्वीकार्यता मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी बढ़ती जा रही है। और सवाल जमीयत का है कि जमीयत ने आजादी के बाद क्यों सियासी जो अपना रोल था उससे अपने को रोल बैक किया, क्यों जमीयत ने मुस्लिम इश्यूज को उठाना बंद किया, क्यों जमीयत ने मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने दिया और उसकी कीमत खुद अगर हम कहेंगे क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमत के तौर पर जमीयत ने मुसलमानों के वोटों का सौदा किया। क्योंकि जनरल इंटरप्रिटेशन तो यही निकलेगा, हम ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये डेफिनेटली सही भी नहीं होगा, इंटेंशन भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये बात ऐसी ही कुछ निकल करके आएगी कि क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कुछ फायदे के लिए हम कम्युनिटी के वोटों की इस तरीके के साथ सौदेबाजी कर सकते हैं, किसी पार्टी के पक्ष में खड़े हो सकते हैं और हम जमीयत को कमजोर कर दें कि जमीयत अब सियासी तौर पर पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, बल्कि जमीयत जो है अब एजुकेशनल काम करेगी, जमीयत जो है सोशल फील्ड में काम करेगी। अगर सोशल फील्ड और एजुकेशनल फील्ड का कंपैरिजन किया जाए तो एजुकेशनल फील्ड में जमीयत ने कितने लॉ कॉलेजेस बनाए, जमीयत ने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, जमीयत ने कितने डिग्री कॉलेजेस बनाए, ये सवाल भी उठता है। क्योंकि सिर्फ मदरसे बना करके मुस्लिम कम्युनिटी को आप ऊपर ले जाएंगे, डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों को जो डोनेशन दी जाती है, जो चंदे दिए जाते हैं, वो नॉन मदरसा लोग देते हैं। मदरसे वाले मदरसों को चंदा नहीं देते हैं। मदरसे वालों को चंदा जो है ये दुनियादार लोग जो हैं, जिनको आप दुनियादार कहते हैं, वो देते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन से ये मदरसे चलते हैं। और इस दुनियादार लोगों को दुनियावी तालीम के लिए और एक ऐसी तालीम जहां पर उनको कुछ बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन जो इस्लाम की है, जो जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, फेथ है, इस तरीके के कॉलेजेस वो लेके क्यों नहीं आए। आज अगर आप देखें शाहीन ग्रुप, वो एक दीनदार कम्युनिटी से नहीं आते हैं, वो एक आम मुसलमान है, वो एक आलिम नहीं है, लेकिन उन्होंने
किस तरीके से आलिमों के लिए भी आज एमबीबीएस बनने का रास्ता उन्होंने खोला है, किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, क्या जमीयत ने इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन किया, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब जमीयत को देना चाहिए। डेफिनेटली जमीयत के दोनों ग्रुप हैं, लेकिन हमारे सब बड़े हैं, हम सवाल उठा नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है सवाल उठाना, क्योंकि कम्युनिटी का मामला है। और अगर आप कम्युनिटी को एजुकेशनली अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तो कम्युनिटी डेफिनेटली बैक पे जाती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी। अगर कम्युनिटी को उठाना है तो सवाल जरूर करना चाहिए, कम्युनिटी से सवाल होना चाहिए। देश को अगर ऊपर उठाना है तो विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। अगर सरकारें अकाउंटेबल हो तो उसके लिए विपक्ष की मजबूती जरूरी है। समाज अगर मजबूत हो तो समाज के जो लोग हैं उनको अपने समाज के रहनुमाओं से सवाल जरूर करना चाहिए, सवाल जरूर पूछना चाहिए। और इस्लाम की तारीख में तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुए और उन्होंने जवाब दिए, और वो खुश हुए कि उनसे सवाल करने वाले लोग मौजूद हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि मुसलमान और इस्लाम महफूज है। तो ये चीज समझने की है, और अगर ये चीज हम नहीं समझेंगे तो आज से ज्यादा बुरे दिन आप वेट कर सकते हैं। वेट ना करिए, बल्कि आपके सामने खड़ा है, जिसका जवाब आपको दोनों जगह, यानी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी देना पड़ेगा। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।